नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्चस्व। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। वर्चस्व में आज बात करेंगे पूर्वांचल के उस डॉन की जिसका सिक्का वाराणसी से मुंबई तक चलता था। उस दौर में यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर मुंबई तक की पुलिस को उसकी तलाश थी। हम बात कर रहे हैं उस बाहुबली डॉन का जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। सत्ताईस अगस्त 1984, धरहरा, वाराणसी। वाराणसी के इस गांव में सब कुछ सामान्य नहीं था। दो लोगों के बीच एक छोटा सा विवाद पनप रहा था। और इसी विवाद से पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन ब्रजेश सिंह का रिश्ता। मामूली विवाद में गांव के कुछ लोगों ने रविंद्र सिंह की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या की खबर सुनकर ब्रजेश सिंह परेशान हो गया। इस हत्या का आरोप हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा। तो सामाजिक कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे तमाम गरीब, कमज़ोर, असहाय लोग आ जाते थे तो उनकी मदद कर देते थे। वजह सिर्फ यही था, एक यादव परिवार के कुछ लोग थे जिनको आपराधिक तत्व के लिए लोगों ने मारा पीटा, तो उसकी वो मदद करने के लिए खड़े हो गए, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। पिता की हत्या से बौखलाया ब्रजेश किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता था। पिता की मौत के एक साल बाद 27 मई 1985 को ब्रजेश ने हरिहर सिंह को मार डाला। अपराध की दुनिया में ब्रजेश की ये पहली दस्तक थी। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, संघर्ष करना चाहिए, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। और पर पूरा परिवार खड़ा हुआ, संघर्ष हुआ और पूरा परिवार खड़ा होकर के उनका जवाब दिया। हरिहर सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश फरार हो गया और 9 अप्रैल 1986 को ब्रजेश ने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद ब्रजेश पहली बार गिरफ्तार हुआ। जिस पिता ने ब्रजेश को आईपीएस बनाने का ख्वाब देखा था, उसी पिता की हत्या के प्रतिशोध ने ब्रजेश को मोस्ट वांटेड बना दिया था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बाबा के काफ़ी सपने थे। वो चाहते थे कि मेरे घर में कोई बच्चा आईएएस आईपीएस बन के निकले, तो उनकी पूरी इच्छा थी कि चाचा जी को आईपीएस बनाया जाए। जेल में ब्रजेश की मुलाकात गाजीपुर के त्रिभुवन सिंह से हुई। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। त्रिभुवन भी बदले की आग में जल रहा था। जमीन के विवाद में उसके ही गांव के साधु सिंह ने त्रिभुवन के भाई की हत्या की थी। जेल से छूटने के बाद 1990 में ब्रजेश और त्रिभुवन ने गाजीपुर जिला अस्पताल में साधु सिंह की हत्या कर दी। कहते हैं शातिर दिमाग ब्रजेश ने पुलिस की वर्दी पहनकर इस घटना को अंजाम दिया था। अपराध की दुनिया में अब ब्रजेश का नाम बड़ा होने लगा था। इसी दौर में उधर मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी सुगबुगाहट तेज थी। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या से मुंबई अंडरवर्ल्ड सकते में था। दाऊद के बहनोई का हत्या आरोपी जेजे अस्पताल में भर्ती था। दाऊद बदला लेने के लिए बेचैन था। कहते हैं दाऊद के करीबी सुभाष ठाकुर ने इसका जिम्मा ब्रजेश सिंह को सौंपा। बारह फरवरी 1992 को ब्रजेश सिंह ने जेजे हॉस्पिटल में अरुण गवली गिरोह के शूटर की पुलिस कस्टडी के बीच हत्या कर दी।
जे हॉस्पिटल कांड हुआ था बम्बई में, एक बड़ा नामी केस था जिसमें कि सुभाष ठाकुर से लगाया, दाऊद इब्राहिम से लगाया, तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और तमाम लोग नामजद हुए थे। वो एक बड़ी दुर्दांत घटना थी और वो उस घटनाक्रम ने मुंबई पुलिस को भी एक तरीके से हिला करके रख दिया था, क्योंकि उस ज़माने की मुंबई पुलिस उतनी एक्टिव और उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जितना उस घटना के बाद हो गई। इस घटना के बाद ब्रिजेश सिंह की धमक माया नगरी मुंबई तक फैल गई। उसी के बाद पूर्वांचल, या जिसको आप आजमगढ़ कनेक्शन कहें, इसको आप गाजीपुर कनेक्शन कहें, इसको आप बनारस कनेक्शन कहें, तमाम जो कनेक्शंस थे पूर्वांचल के बम्बई के साथ में, वो जे हॉस्पिटल के बाद, कांड के बाद एकदम उजागर होकर के खुल करके सामने आए थे। जे हॉस्पिटल कांड में नाम आने के बाद ब्रिजेश सिंह की दहशत तेजी से बढ़ने लगी। इधर पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत भी परवान चढ़ रही थी। इसी बीच 1994 में ब्रिजेश सिंह ने आजमगढ़ के पकड़ी कला गांव में AK-47 से 8 लोगों की हत्या कर दी। कहते हैं ब्रिजेश सिंह ने वीरेंद्र सिंह टाटा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया था। आजमगढ़ के माफिया वीरेंद्र सिंह टाटा की तब पूर्वांचल में तूती बोलती थी और ब्रिजेश टाटा का बेहद करीबी माना जाता था। लेकिन पैसों को लेकर दोनों के बीच हुई अनबन टाटा के कत्ल का जरिया बनी। 26 जून 1996 को आजमगढ़ में पेशी से वापस जेल जाते वक्त वीरेंद्र सिंह टाटा पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें टाटा, उनके वकील रमाशंकर सिंह और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। घटना का आरोप ब्रिजेश सिंह पर लगा। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड की पटकथा बिहार के मोकामा में लिखी गई थी। घटना में कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी ने ब्रिजेश का साथ दिया था। पूर्वांचल की यह दूसरी घटना थी जब गैंग वॉर में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की वर्दी और पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल अपराध में पहली बार हो रहा था। AK-47 ये प्रयोग करते थे और उस समय AK-47 बहुत रेयर चीज थी। इतनी आसानी से और इतनी सुलभता से जितना आजकल हो रहा है वो नहीं उपलब्ध हो रही थी। लेकिन अब चूंकि ये शातिर था, दिल्ली से लेकर के और दक्षिण भारत तक और चारों तरफ उसके हाथ पैर फैले हुए थे, अपराधों की जो क्वांटम था वो बहुत बड़ा बड़ा था, बड़ा काम करता था, बड़े पैसे वाला काम करता था, उगाही भी बहुत बड़ी बड़ी करता था बनारस से लेकर के और जगहों तक में। तो AK-47 किसी भी स्थिति में आज कोई भी असला आपके पास पैसा हो, जुगाड़ हो और नियत हो कि नहीं हमें हासिल करना है तो कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा। टाटा की हत्या के बाद ब्रिजेश का दबदबा पूरे पूर्वांचल में फैल गया। ब्रिजेश ने अपने नाम की दहशत का इस्तेमाल अब सरकारी ठेकों में करना शुरू कर दिया। ब्रिजेश की नजर अब हर उस धंधे पर थी जिसमें अकूत पैसा था। रेलवे के टेंडर से लेकर झारखंड के कोयला बाजार तक ब्रिजेश दखल देने लगा। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि 80 के दशक में अपराधी जो है वो सिर्फ सड़कों के टेंडर में इन्वॉल्व होता है या कोयले के काम में इन्वॉल्व होता है या रेलवे के काम में इन्वॉल्व होता है। आज ऐसा नहीं है। 90 के दशक में कहा जाने लगा, 2000 के बाद कहा जाने लगा कि वो लोग रंगदारी में इन्वॉल्व होते हैं या एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व होते हैं या जमीनें कब्जा करते हैं। आज आप देखिए तो एक वृहद सर्कल बना हुआ है, इतना ऑर्गेनाइज सर्कल है कि इस ऑर्गेनाइज सर्कल में हर सेक्टर के काम है। हर सेक्टर का एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक CEO है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक GM है। इसी बीच 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के उसरी चट्टी चौराहे के पास मुख्तार अंसारी पर जबरदस्त हमला हुआ। मुख्तार अंसारी के काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस घटना में दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें मुख्तार के 3 साथियों की मौत हुई थी। अफवाह ये भी उड़ी कि उसरी चट्टी की घटना में ब्रिजेश सिंह को भी गोली लगी। इस घटना के बाद ब्रिजेश सिंह का दखल पूर्वांचल में कम होने लगा। कहते हैं कि इसी समय ब्रिजेश ने पूर्वांचल को छोड़ धनबाद को अपना नया ठिकाना बनाया। उस समय धनबाद में कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के परिवार की अनक थी और परिवार की कमान सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के हाथ में थी। राजीव रंजन ने ही ब्रिजेश को कोयले के काले खेल में उतारा था, लेकिन राजीव रंजन को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था
कि जिस ब्रजेश सिंह से वो हाथ मिला रहा है वही उसकी मौत की वजह बनेगा। और साल 2003 में राजीव रंजन की अचानक हुई गुमशुदगी के बाद ये साफ हो गया कि राजीव रंजन की हत्या हो चुकी है, जिसका आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। कहते हैं ब्रजेश सिंह ने कोलकाता में राजीव रंजन की हत्या कर लाश गायब कर दी। ब्रजेश का नाम अब कम ही सुनाई पड़ रहा था। सरकार ने ब्रजेश पर इनामी राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी थी। तभी 2008 में ब्रजेश की गिरफ्तारी की खबर आई। ब्रजेश सिंह को दिल्ली पुलिस ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया था। इस खबर से यूपी, बिहार और झारखंड के अंडरवर्ल्ड का समीकरण बनने और बिगड़ने लगा। जब उड़ीसा में उनकी गिरफ्तारी हुई, उड़ीसा के बाद उनको वारंट बी के तहत लेकर के आया गया। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2008 का मामला है जब उनको लेकर के आया गया, 2008 की शुरुआत रही होगी। उसके बाद से फिर उनको वारंट बी के तहत जब उत्तर प्रदेश लाया गया, फिर उनकी जेलें बदली गईं। कहा गया ये गिरफ्तारी प्लांटेड थी। है अब ब्रजेश वाराणसी जेल में था। ब्रजेश को मुख्यधारा में आने के लिए राजनीतिक छोले की जरूरत थी। ब्रजेश ने जेल में रहते हुए 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन चंदौली के सैयद राजा विधानसभा से ब्रजेश चुनाव हार गया। फिर बनारस की जेलों में रहने के दौरान उनकी जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बनी, तो देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर भारत में किसी भी बाहुबली की होना कोई बहुत बड़ी चीज़ या कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों की शुरुआत 60-70 के दशक में हो चुकी थी। इसके बाद ब्रजेश सिंह ने 2016 के विधान परिषद चुनाव में वाराणसी से जीत हासिल की। और माफिया का तमगा हटाकर माननीय की उपाधि हासिल की। जनता ने जो सम्मान दिया है उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाया जाएगा और जनता के विश्वास पे खरा उतरा जाएगा। जब तक राजनीति में बड़ा अपराधी नहीं आता है तब तक उसका विस्तार आम जनता के दिमाग पर भय के रूप में उतना नहीं पड़ता है जितना राजनीति में आने के बाद पड़ता है। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह पर लगे केसों का ट्रायल तेज हो गया। सबूतों के अभाव में ब्रजेश कई मामलों में बरी हो चुका था और कुछ मामलों में अभी सुनवाई चल रही है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज है आपराधिक पृष्ठभूमि, और आपराधिक पृष्ठभूमि है तो सामान्य आदमी या उनके खिलाफ जो लड़ने वाला सामान्य हैसियत का व्यक्ति है 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो कहीं न कहीं अपने को उनके सापेक्ष असुरक्षित महसूस करता है शासन सत्ता की दृष्टि से, और वो किनारे करता है और ये तमाम मुकदमों में इसी का लाभ उठा के बरी होते जा रहे हैं। ब्रजेश के सियासी राह पकड़ने पर लगने लगा कि यूपी अंडरवर्ल्ड अब शांत हो रहा है। लेकिन तभी धरहरा गांव में 18 अगस्त 2014 को ब्रजेश के चचेरे भाई सत्येंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 साल पुरानी अदावत की ये अगली किस्त थी। सत्येंद्र सिंह की हत्या का आरोप बीकेडी पर लगा। बीकेडी उसी पांचू सिंह का भाई है जिसने ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की थी। इस घटना के बाद से बीकेडी फरार है। ये भी इनामी है, इसका भी हश्र वही होगा। आज नहीं कल पुलिस उसको इनकाउंटर करेगी, क्योंकि जब इनका चरित्र वही है, उनका सिस्टम वही है, तो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे कि फिर उनकी भी स्थिति यही होगी। 3 दशक पहले बदले की आग से शुरू हुई जंग वर्चस्व की भूख में तब्दील हुई और एक बार फिर बदले के उसी खूनी मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। इस दौरान गैंग वॉर में कितनी मौतें हुई इसका ठीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन गैंग वॉर अब तक जारी है, बस किरदार बदल रहे हैं। वाराणसी से सुशांत, धनबाद से नीरज के साथ संदीप पांडे, इलेक्शन डेस्क, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।